नमस्कार। चलिए सीधे आज के हमारे इस बेहद खास लीगल एनालिसिस में गोता लगाते हैं। हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ऐतिहासिक मामले की जिसने भारत में प्रशासनिक कानून यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। मामला है ए क्रैपक बनाम भारत संघ। कानून के छात्रों और लीगल सिस्टम को गहराई से समझने की इच्छा रखने वालों के लिए ये सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि इस बात का एक मास्टर क्लास है कि कानून का शासन किस तरह से सरकारी शक्तियों पर लगाम कसता है। तो बिना किसी देरी के चलिए इस मामले की परतें खोलते हैं और इसके पीछे के कानूनी सिद्धांतों को समझते हैं। अच्छा, तो आज की इस चर्चा का हमारा ढांचा कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे तथ्यात्मक पृष्ठभूमि से, फिर देखेंगे हितों का टकराव। इसके बाद हम कानूनी मुद्दों और अर्ध न्यायिक बनाम प्रशासनिक कार्यों की बारीकियों को समझेंगे और अंत में अदालत की टिप्पणियों से होते हुए सीधे अंतिम फैसले तक पहुंचेंगे। एक बहुत ही लॉजिकल प्रोग्रेशन होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चिंगारी की जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया, यानी हमारी तथ्यात्मक पृष्ठभूमि। कहानी शुरू होती है 1966 से, जब भारत सरकार ने पहली बार भारतीय वन सेवा यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFS का गठन किया था। सब कुछ ट्रैक पर था। ठीक एक साल बाद 1967 में सरकार ने अखिल भारतीय सेवा में नियुक्ति के नियम और एक विशेष चयन बोर्ड के गठन के लिए अधिसूचना जारी की। ऊपर से देखने पर तो ये एक सामान्य सी सरकारी प्रक्रिया लग रही थी, लेकिन इन्हीं नियमों के तहत हुई चयन प्रक्रिया में कुछ ऐसा हुआ जिसने जम्मू और कश्मीर के राजपत्रित अधिकारी संघ को इस कदर नाराज कर दिया कि मामला सीधे अदालत पहुंच गया। आखिर उस बंद कमरे में चल क्या रहा था? अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प और विवादित हिस्से पर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी हितों का टकराव। यहाँ एंट्री होती है श्री नकिशबुंद की। जरा इस स्थिति की गंभीरता को सोचिए। नकिशबुंद उस चयन बोर्ड में पदेन अध्यक्ष यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के तौर पर बैठे थे, जो उम्मीदवारों का इंटरव्यू और आकलन कर रहा था। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट ये है कि वो जनाब खुद भी उसी चयन प्रक्रिया में एक उम्मीदवार थे। जाहिर है, जब चयन बोर्ड की अंतिम सूची बाहर आई तो नकिशबुंद का नाम सूची में सबसे ऊपर चमक रहा था। मतलब एक ही व्यक्ति परीक्षा लेने वाला भी है और परीक्षा देने वाला भी। कोई अपनी ही कॉपी कैसे चेक कर सकता है? इस फैसले ने तो जैसे आग में घी डालने का काम किया। नकीशबुंद को नंबर 1 पर रखने का सीधा सा मतलब था कि उनके 3 सीनियर अधिकारियों बासु, बेग और कौल को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया। एक ऐसे बोर्ड द्वारा जिसमें खुद नकीशबुंद मजे से बैठे थे, उनके सीनियर्स को नजरअंदाज किया जाना निष्पक्षता पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा था। बस इसी एक बिंदु ने इस साधारण से विभागीय मामले को एक बहुत बड़े संवैधानिक विवाद में बदल दिया। तो ये तो थे सारे तथ्य। अब हमारा ध्यान तथ्यों से हटकर सीधे कानून की ओर जाता है। आइए देखते हैं कोर लीगल इश्यूज क्या थे। याचिकाकर्ताओं का पूरा केस प्राकृतिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस के इस बहुत ही बुनियादी लैटिन सिद्धांत पर टिका था, नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ। इसका सीधा सा अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए, है ना? ये तर्क दिया गया कि ये पूरी प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और 16 सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता का एकदम खुला उल्लंघन है। अगर चयनकर्ता ही उम्मीदवार है तो फिर निष्पक्षता की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। अदालत में 2 बिल्कुल विपरीत तर्क आमने सामने थे। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि चूंकि ये चयन बोर्ड उम्मीदवारों की करियर और अधिकारों को सीधे प्रभावित कर रहा है, इसलिए इसके पास अर्ध न्यायिक यानी क्वाजी जुडिशियल शक्तियां हैं और इसे हर हाल में प्राकृतिक न्याय का पालन करना चाहिए। इसके बिल्कुल उलट सरकार और बोर्ड का बचाव ये था कि भाई हम तो सिर्फ एक प्रशासनिक निकाय एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, हमारा काम तो महज UPSC को नामों की सिफारिश करना है, इसलिए हम पर प्राकृतिक न्याय के नियम लागू होते ही नहीं। अब यहीं से एक बहुत ही अहम विश्लेषणात्मक ढांचा सामने आता है, अर्ध न्यायिक बनाम प्रशासनिक शक्तियों के बीच का अंतर। सुप्रीम कोर्ट ने यह तय करने के लिए कि किसी भी प्रशासनिक निकाय के पास अर्ध न्यायिक शक्तियां हैं या नहीं, बाकायदा ये 5 विशिष्ट मानदंड स्थापित किए। अदालत को इन चीजों को बारीकी से देखना होता है। पहला, शक्ति की प्रकृति क्या है। दूसरा, ये शक्ति किस व्यक्ति या संस्था के पास है। तीसरा, कानून का मूल ढांचा क्या कहता है। चौथा, और शायद सबसे जरूरी, इस शक्ति के प्रयोग का असर या परिणाम क्या होगा। और पांचवां, शक्ति का प्रयोग किस तरीके से किया जाना चाहिए।
ये बिल्कुल एक चेकलिस्ट की तरह है जो तय करती है कि कोई संस्था सिर्फ कागजों पर साइन कर रही है या लोगों की जिंदगी पर फैसले ले रही है। और यहीं हमारे सामने एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल आता है। क्या प्राकृतिक न्याय से बंधे होने के लिए किसी संस्था का पूरी तरह से अर्ध न्यायिक होना ही जरूरी है? क्या होगा अगर वो सिर्फ एक प्रशासनिक निकाय है? क्या वो अपनी मनमानी कर सकते हैं? चलिए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशंस में इन सवालों का क्या और कैसे जवाब दिया। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है। अदालत ने एकदम साफ शब्दों में याद दिलाया कि भारत एक कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट है और इसका सीधा सा मतलब ये है कि राज्य की हर एक संस्था को कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ के दायरे में काम करना होगा। शक्तियों के मनमाने या अन्यायपूर्ण इस्तेमाल के लिए कोई जगह नहीं है। कोर्ट का साफ कहना था कि अगर प्रशासनिक निकाय ही अनुचित तरीके से काम करेंगे तो देश में कानून का शासन ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। नकीशबंद वाले मसले पर कोर्ट ने एक बहुत ही व्यवहारिक नजरिया अपनाया। बचाव पक्ष ने कहा था कि देखिए, जब नकीशबंद की अपनी फाइल देखी जा रही थी तब वो कमरे से बाहर चले गए थे। कोर्ट ने इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि जब वो बाकी उम्मीदवारों का आकलन कर रहे थे तब भी तो वो एक प्रतिस्पर्धी ही थे ना। अपने खुद के चुने जाने की इच्छा और निष्पक्ष होकर दूसरों को जज करने का कर्तव्य, इनके बीच का जो टकराव था वो इनहेरेंट था, यानी इस बायस या पक्षपात से बचा ही नहीं जा सकता था। उनका बस उस बोर्ड में होना ही पूरी प्रक्रिया को दूषित करने के लिए काफी था। ये बात इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से स्पष्ट करती है कि अदालत ने हम तो केवल सिफारिश कर रहे थे वाले तर्क को क्यों नहीं माना। असल में बोर्ड ने जो सूची बनाई, यूपीएससी को उसी सीमित सूची के भीतर से ही चुनाव करना था, तो इसने तो यूपीएससी के हाथ ही बांध दिए। इसलिए बोर्ड का ये काम कोई कैजुअल या अनौपचारिक सिफारिश नहीं था। इस सूची का वजन बहुत अधिक था और इसके परिणाम बहुत गंभीर थे। और फिर आता है इस पूरे मामले का क्लाइमैक्स, वो लैंडमार्क डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट ने एक अभूतपूर्व फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत सिर्फ अर्धन्यायिक निकायों की बपौती नहीं है। ये नियम प्रशासनिक अधिकारियों और उनके कार्यों पर भी समान रूप से लागू होते हैं। मतलब सरकार का कोई भी विभाग अगर कोई ऐसा फैसला ले रहा है जो नागरिकों को प्रभावित करता है तो उसे निष्पक्षता के पैमाने पर खरा उतरना ही होगा। प्रशासनिक कानून के इतिहास में ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। तो अंत में आते हैं इस मामले के फाइनल वर्डिक्ट यानी अंतिम फैसले पर। सबसे अहम बात यह है कि अदालत ने सिर्फ सिद्धांत नहीं बघारे बल्कि ठोस एक्शन लिया। जैसा कि हम देख सकते हैं, राजपत्रित अधिकारियों की याचिका स्वीकार कर ली गई और सरकार को हर्जाना भरने का आदेश दिया गया। चयन बोर्ड का जो पक्षपाती निर्णय था उसे पूरी तरह से शून्य और दूषित, वॉइड एंड विशिएटेड घोषित करके कूड़ेदान में डाल दिया गया और नतीजा, पूरी चयन प्रक्रिया को अमान्य कर दिया गया और उसे नए सिरे से दोबारा करने का आदेश दिया गया। ये निष्पक्षता और रूल ऑफ लॉ की एक बहुत बड़ी जीत थी। एक क्रैपका का ये फैसला आज भी हमारे लिए एक बहुत गहरा विचार छोड़ जाता है। अगर आज एक साधारण सा सरकारी निकाय भी प्राकृतिक न्याय के नियमों से बंधा है तो ये सरकारी शक्तियों पर कितनी मजबूत लगाम कसता है। आज के समय में जब हम आधुनिक सरकारी भर्तियों में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के सख्त डिक्लेरेशन या कूलिंग ऑफ पीरियड की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि इस पारदर्शिता की नींव 1969 के इसी फैसले ने रखी थी। ये महज एक केस स्टडी नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करता है कि ताकतवर से ताकतवर कुर्सी भी कभी निष्पक्षता से ऊपर नहीं हो सकती। कानून की इस रोमांचक और निरंतर विकसित होती दुनिया में ऐसे ही और भी कई पहेलियां हैं जिन्हें समझना अभी बाकी है।